Okay, friends, welcome back to another lecture of Target High Book Revision Series. And this is the MSN subject. We have covered all the topics, and rest of the topics are on upcoming videos. And today I will discuss about hemostasis, emergency, and critical care nursing. So, what is this conditions arises in this? सबसे पहले तो हमारा आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की डील करेंगे। उसके बाद हमारा GAS जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम स्ट्रेस के अंदर ही आता है। ओके, तो व्हाट इज स्ट्रेस इस पर बात करेंगे। व्हाट इज शॉक इस पर बात करेंगे। शॉक and stages of shocks, classification of shocks based on etiology and other factors. Now we have fear, anaphylaxis, and fluid imbalance and edema are the topics we have covered today. So first of all, we start with the stress. So make sure you write your notes properly and write down the heading first, that is stress. Okay, बात करते हैं। So what is stress? Stress is a physical or physiological, the physiological तो सेम ही होगा ना भाई, सॉरी। It is a physical and psychological reaction to real or perceived threat. Means real और perceived threat, समझ रहे हो आप? या तो वो रियल होगा या हम जो परसीव कर रहे हैं वो होगा। वो फिजिकल हो सकता है और साइकोलॉजिकल हो सकता है। मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ इलनेस अगर ख़राब है, वीक है, तो आपको ये साइकोलॉजिकल भी आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंड फिजिकल तो होगा ही होगा। जिसे आजकल बोल देते हैं मेंटल स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट्स वाई। स्ट्रेस रिएक्शन इंक्रीज कॉर्टिसोल, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड होते हैं। ओके, लेवल्स इन द ब्लड, इनका सिक्रीशंस बढ़ जाता है ब्लड में। ओके, दैट्स वाई प्रोलॉन्ग्ड physiologic stress responses many contribute to gastric ulcer, disease, decrease immunity, infections, renal failure, and result in damage to the body, resulting in problems such as kidney failure, gastric ulcer, and aggravation of this an existing illness. Okay, सबसे पहले बात करते हैं जो जो मैंने आपको बताया, इसकी पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। तो हमने बताया इट इज़ अ फिजिकल एंड, या फिर और कह सकते हैं साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन अपने अंदर ही हो रही है, ये सब चीज़ देख रहे हो आप कि एक ये तो फिजिकल रिएक्शन होगी या साइकोलॉजिकल रिएक्शन होगी टू द परसीव्ड और रियल थ्रेट के रिगार्डिंग। ठीक है, टू रियल और परसीव थ्रेट। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेस के दौरान कौन सी कंडीशन इंक्रीज हो जाती है? तो हमारा कोर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। सो सेकंड हेडिंग हम ये लिखेंगे, इंक्रीज कोर्टिसोल, जिसके अंदर ग्लूको और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं हमारे, तो ये भी लिख लो। डन। इसके बाद इसमें फिजियोलॉजिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैनी कंट्रीब्यूट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, डिक्रीज इम्यूनिटी,
अगर ये प्रोलॉन्ग रहता है तो इसमें ये कंडीशंस आ सकती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर, ओके, एंड डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, ओके, एंड इन्फेक्शंस, एंड हमारा रीनल फेलियर, एंड नेक्स्ट इज किडनी फेलियर एंड एग्जिस्टिंग इलनेस, उस पर भी असर कर सकता है। ओके, तो ये नोट्स वैसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टर्म किसने दी है हमारी स्ट्रेस की। किसी ने कोई तो होगा ना जिसने बताया कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। सो द टर्म इज, द टर्म स्ट्रेस was first used by the endocardiologist Hans Slay। क्या नाम बताया मैंने आपको? हेंस स्ले। कब? 1930 में। तो ये डेट मेंशन कर लेना, क्वेश्चन के बिहाफ पे भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, कभी भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम जो गैस पढ़ने वाले हैं, गैस यानी कि जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम, उसकी बात कर लेते हैं, ये इसके अंदर ही आता है। जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ओके, बात करते हैं इस पे। So what is gas? There are three stages of gas. So first stages is the alarm stage, and second is resistance stage। और ये फिजिक्स वाला रेसिस्टेंस नहीं है भाई, मतलब काम उसकी तरह करता है पर, ठीक है। और थर्ड इज वन हमारा एग्जॉस्ट एग्जॉस्टन स्टेज। एग्जॉस्ट हो जाते हो ना आप किसी चीज़ को लेके, बिल्कुल यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो वही है लास्ट वाली। तो अब इन तीनों पे बात करते हैं वन बाय वन, इनको नोट कर लो अपने नोट्स में। वेरी शॉर्ट नोट्स बना करो, ऐसे नहीं कि आप पूरा पूरा लिख रहे हो, बस याद करने लायक लिख लो, बिकॉज इट इज़ अ रिविजन सीरीज नॉट पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो, ओके। तो पूरा डिवाइस करवाता हूँ मैं एक टॉपिक आपको, ताकि आप शॉर्ट नोट्स बना सको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज पे बात कर लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट इज अलार्म स्टेज। इट इज द इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसर। ये एक बॉडी का इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है, किसके रिगार्डिंग? हमारा जो स्ट्रेसर है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। स्ट्रेसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देयर इज अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसके अंदर होता है हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। या तो बंदा फाइट करेगा या फ्लाइट हो जाएगा, यानी कि भाग जाएगा। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना। एंड मेनली मीडिएटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज एंजाइटी और फियर, या तो एंजाइटी होगी या घबराहट होगी, एंड सोरो और डिप्रेशन, शॉक और कंफ्यूजन,
तीन मतलब या तो कम होगा या कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस स्टेज। व्हाट इज इन इट? तो इट कंटिन्यूअस स्ट्रेसर, इफ कंटिन्यूअस स्ट्रेसर इज प्रेजेंट, ओके, अगर जो स्ट्रेसर है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है, बॉडी ट्राइज टू रेसिस्ट द इफेक्ट। तो बॉडी क्या करती है, ट्राई करती है उसके इफेक्ट को रेसिस्ट करने की, मतलब सहने की, ठीक है, और या फिर ब्रेक डाउन करने की, ठीक है। hormonal responses of the body come to play, like adrenocorticotropic ACTH एक्सिस जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्स रोल प्ले करता है इसमें, और cortisol secretions, बट हाई लेवल ऑफ cortisol इन द ब्लड फॉर लॉन्गर टाइम cause इम्यून सप्रेशन या फिर हाई बीपी। तो यहाँ पे भी ये दिक्कत हो जाती है बहुत। बॉडी ट्राइज टू रेसिस्ट, body tries to resist the stressor। ओके, नाउ बात करते हैं थर्ड वन पे। तो जो ये हमारी एग्जॉस्टन है स्टेज, इनेबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट स्ट्रेसर। यहाँ पे हम डिफेंड नहीं कर पाते स्ट्रेसर के अगेंस्ट में, क्योंकि बॉडी कैपेसिटी ऑफ रिस्पोंड टू स्ट्रेसर इज बीन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज्ड एंड पर्सन में बिकम इल और कैन बी डाई ड्यू टू हाई कोर्टिसोल, क्योंकि कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता जाता है जिससे कि कंडीशन और ख़राब होती जाती है, या तो पर्सन बीमार हो जाता है या फिर इवन डाई। ओके, तो दिस कंडीशन इन द थर्ड, तो इनएबिलिटी टू डिफेंड, inability to defend against stressor। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज शॉक। तो शॉक पे बात करते हैं। शॉक आपने बहुत बार सुना होगा यार, पूरी शॉक 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 शॉक। तो आज हम शॉक को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले शॉक, इट इज अ कंडीशन इन विच in which the systematic blood pressure is inadequate to deliver oxygen and nutrients to cellular function and vital organs। तो क्या करता है ये, एक कंडीशन है जिसमें कि सिस्टमेटिक ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो इनएडुकेट हो जाता है। सिस्टमिक ब्लड प्रेशर इनएडुकेट हो जाता है, मतलब कम मात्रा प्रोवाइड करता है और डिलीवर करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स किसको, सेलुलर फंक्शन को, फॉर द वाइटल ऑर्गन्स को बनाने के लिए। ओके, इनएडुकेट टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर या फिर टू सेलुलर फंक्शन। ओके, एंड वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, फिर बात करते हैं। इट इज एन एक्यूट मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद रिड्यूस परफ्यूजन टू द बॉडी टिश्यूज। ओके, स्टेजेस ऑफ शॉक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली स्टेजेस ही पूछी जाती हैं। शॉक की तो डेफिनेशन तो खास नॉर्मल एग्जाम्स में पूछते हैं आपके बीएससी लेवल पे। जब आप कंपटीशन की करते हैं तैयारी तो अंदर से क्वेश्चन आता है बहुत, या बेसिक पे भी पूछ लेते हैं, बट आदमी फंस जाता है वहाँ पे उस कंडीशन में। ठीक है, तो हम बात करते हैं शॉक, स्टेजेस ऑफ शॉक। सबसे पहले स्टेज आती है हमारी इनिशियल स्टेज, स्टेज वन जिसे हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज। व्हाट इज इनिशियल स्टेज? इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिजल्ट इन रिड्यूस मीन आर्टेरियल प्रेशर।
ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट में अगर डिक्रीज होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगी मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके, या फिर रिड्यूस हो जाएगा। अब जहाँ पे रिड्यूस हो गया तो इंक्रीज इन हार्ट रेट ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे इंक्रीज इन हार्ट रेट हो जाएगा किसके कारण, स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन ऑफ sympathetic nervous system, and फिर characterized by increased heart rate, decreased blood pressure, thirst, pale, cool, moist skin of the face। यहाँ पे ये हमारे सिम्टम्स दिखाई जाते हैं जब हम स्टेज इनिशियल स्टेज होती है किसी शॉक की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीज हार्ट रेट ड्यू टू SNS, sympathetic nervous system, increase heart rate due to SNS, sympathetic nervous system, okay। एंड ये कैरेक्टराइज बाय ब्लड प्रेशर वगैरह डिक्रीज हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगी। तो ये हमारी इनिशियल स्टेज में होता है ये सब चीज़ें। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेज जो कि हमारी है कंपनसेटरी स्टेज। कंपनसेटरी स्टेज। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है हमारी प्रोग्रेसिव स्टेज। And then last stage is called irreversible stage। अब इन तीनों स्टेजों में क्या होता है बारी बारी से बात करते हैं। तो कॉम्पनसेटरी स्टेज में क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीजेस एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इस स्टेज में क्या करते हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिलीज करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। एंड नॉर एपी एपिनेफ्रिन, ठीक है। और फिर क्या करता है, पेरिफेरल वेसोकॉन्ट्रैक्शन होता है कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एड्रेजेनिक फाइबर्स एश्योर मोर ब्लड अवेलेबल फॉर हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे एश्योर करता है कि ब्लड है अवेलेबल फॉर हार्ट एंड ब्रेन के लिए, ठीक है। कोरोनरी एंड सेरेब्रल आर्टरी डायलेशन अकर ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एड्रेजेनिक फाइबर्स, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। इसका क्या होता है कि इसके कारण इंक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट। और इंक्रीज रीनल सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन रिजल्ट इन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज होता है तो इसके कारण क्या होता है, इंक्रीज रीनल सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोग्रेसिव स्टेज। तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव स्टेज, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म बिकम इनइफेक्टिव। अगर कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म इनइफेक्टिव हो जाता है तो फिर क्या होता है कि इम्पेयर्ड परफ्यूजन रिजल्ट इन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर हाइपोक्सिया। दिस कंडीशन आर अराइजेस एंड रीनल इश्चीमिया स्टिमुलस रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। समझे, रीनल इश्चियम हो जाता है, स्टिमुलेट्स क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम विच फर्दर कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रक्शन। तो ये क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रक्शन करेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारी इनरिवर्सिबल स्टेज आती है जिसमें कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म आर इनइफेक्टिव एंड कोरोनरी एंड सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन ड्रॉप्स एंड ऑर्गन सिस्टम फेल। तो यहाँ पे लास्ट हमारा ऑर्गन सिस्टम फेल हो जाता है अगर ये सब चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती है तो। ओके, नाउ बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक बेस्ड ऑन एटियोलॉजी।
ओके गाइस, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक्स बेस्ड ऑन एटियोलॉजी, यानी कि कोजेस के बिहाफ पे हम इसको डिफाइन करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ शॉक्स में पहला आता है हाइपोवोलेमिक शॉक। तो ये क्या होता है? अकर्स बिकॉज ऑफ लो ब्लड वॉल्यूम, कॉज एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस या फिर इंटरनल फ्लूइड शिफ्ट। तो इसमें क्या होता है हाइपोवोलेमिक शॉक में? ये होता है लो ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो इसमें क्या होता है एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस हो जाता है, सच एज वोमिटिंग, डायरिया, डिसयूरिया, डायबिटीज इंसिपिडस, ट्रॉमा, सर्जरीज। और इंटरनल जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाता है, सच एज हेमरेज, बर्न्स, एसाइटिस एंड पेरिटोनिस, टाइनाइटिस, डिहाइड्रेशन। और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पता कैसे करोगे आप? तो रैपिड या इरेगुलर और एंड थ्रेडी पल्स होंगी, या तो रैपिड होंगी या इरेगुलर होंगी। ओके, एंड यूरिनरी आउटपुट हो जाएगा लेस देन 20 ml पर आवर और 480 ml पर 24 आवर, यानी कि एक दिन में 480 ml तक यूरिन जो है आउटपुट गिर जाएगा। ओके, अब इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट क्या देंगे हम, कैसे उसको बैलेंस्ड करेंगे? ठीक है, तो क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स एंड पोजिशंस एंड मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। क्रिस्टलॉइड में RL एंड NS देंगे, यूजली कॉमनली फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे जो कि RL और NS होगी। ठीक है, कोलॉइड्स में हम एल्बुमिन, डेक्स्ट्रेन एंड can be also produced for replace fluid volume, blood transfusion if the cause is hemorrhagic shock। अगर hemorrhagic शॉक कॉज है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इंसिस्ट करेंगे। ठीक है, पोजीशन हम टेंडन बग देंगे, इज प्रेफर्ड बिकॉज इट प्रोमोट्स वीनस रिटर्न। ओके, मेडिकेशंस में हम वैसो एक्टिव ड्रग्स देंगे जैसे कि डोब्यूटामाइन, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, वैसोप्रेसिन। तो ये हमारा हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक। अब भी बात कर लेते हैं कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। तो दैट इज हार्ट इज नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। जब हार्ट अपने फंक्शंस को प्रोड्यूस या परफॉर्म ना कर पाए तो इसका कॉज होता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन या फिर कार्डियोमायोपैथी या फिर वॉल्व डिसीज या फिर कार्डियक टैम्पोनेट या फिर अरिथमिया। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा इसमें क्या देखने को मिलेगा? एंजाइनल पेन और डिसरिथमिया, साइनोटिक स्किन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, pulmonary crackles. These are the clinical manifestation for cardiogenic shocks. Okay, एंड इसमें हम मैनेजमेंट करेंगे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, पेन मैनेजमेंट, सिलेक्टेड फ्लूइड सपोर्ट इसमें प्रोवाइड करेंगे एंड वैसो एक्टिव मेडिकेशंस जैसे कि डोबोटामाइन एंड नाइट्रोग्लिसरीन, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन प्रोवाइड करेंगे। नाउ वी हैव सर्कुलेटरी और डिसरप्टिव shock. What is it? It includes septic shock, anaphylactic shock, न्यूरोजेनिक शॉक एंड हाइपोडायनामिक शॉक। सो इसमें क्या होता है सर्कुलेटरी और डिसरप्टिव शॉक में कि रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव वैसोडाइलेशन एंड इम्पेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। कार्डियक आउटपुट इज यूजुअली नॉर्मल होता है इसमें। ठीक है, एंड सेप्टिक शॉक इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसरप्टिव शॉक। ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? डिसरप्टिव शॉक का। ओके, एंड सिस्टमिक अदर कॉजेज होते हैं हमारे सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, SIRS जिसको हम बोलते हैं SIRS, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। एंड अदर नॉन इन्फेक्टियस कॉज होते हैं इंक्लूड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, एनाफाइलैक्सिस, इंसेक्ट बाइट्स, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एक्सेट्रा। फिर हमारा सेप्टिक शॉक अकर बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक अकर बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन एंड न्यूरोजेनिक शॉक बिकॉज ऑफ डायलेशन ऑफ blood vessels because of the damage of sympathetic nervous system controlling it। एंड हाइपोडायनेमिक शॉक में क्या होता है कि नैरोइंग पल्स, ओलिगोयूरिया एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। तो इसके अंदर हम कौन कौन से शॉक पढ़े? सेप्टिक, एनाफाइलेक्टिक, उसके बाद हमारा न्यूरोजेनिक शॉक।
एंड हाइपोडायनामिक। ठीक है। बात तो इनकी कर ली। अब ट्रीटमेंट हम इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे? ट्रीट द अंडरलाइन कोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉड। ये मैंने इसका बताया आपको, ठीक है। कभी आप कार्डियोजेनिक का सोच लो, कार्डियोजेनिक इज उतना ही रहा जितना मैंने आपको बताया, और ये सब मैंने इसका बताया आपको, इसका सर्कुलेटरी और डिस्ट्रिक्ट शॉक का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनाफाइलैक्सिस। व्हाट इज एनाफाइलैक्सिस? ANAPHYLAXIS, एनाफाइलैक्सिस। सो डिटेल में बात करते हैं। एनाफाइलैक्सिस इज एन एक्यूट एलर्जिक इम्यूनोजेनिक रिएक्शन टू एन एंटीजन। ये एक एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन होती है जो कि एक्यूट एलर्जिक या फिर इम्यूनोजेनिक बोल सकते हैं हम इसको, होती है। तो रिलीज ऑफ आईजीई मीडिएटेड केमिकल्स ट्रिगर रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स। तो एनाफाइलैक्सिस के बारे में हम बात करते हैं। पहले क्या होती है कि एक एक्यूट एलर्जिक होती है, एक्यूट एलर्जिक, और ब्रैकेट में लिख सकते हो आप इम्यूनोजेनिक। ठीक है, रिएक्शन होती है टू एन एंटीजन, टू एन एंटीजन। ओके। एंड रिलीज ऑफ आईजीई, इसमें आईजीई रिलीज होती है, ठीक है। मीडिएटेड केमिकल्स, मीडिएटेड केमिकल्स लिखते रहना गाइस, नोट्स अपने कंप्लीट रखना, ठीक है। ट्रिगर्ड रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स, ये क्या करती है? ट्रिगर करती है रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स को। रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। नाउ व्हाट इज द कॉजेस बिहाइंड इट? कॉजेस की बात करते हैं। कॉजेस में मैं आपको लिखूंगा कॉमन सब्सटेंसेस दैट कॉज एनाफाइलैक्सिस इंक्लूड फूड, मेडिकेशंस, फूड मेडिकेशन एंड contrast dyes and insect sting and latex। ठीक है, पीनट्स एंड शेलफिश, फिश, मिल्क, सोय, व्हीट एंड आर द causes of anaphylactic reactions and mild reaction, moderate reaction, सीवियर रिएक्शन। इसके कुछ टाइप्स हैं कोजिस के अंदर ही। माइल्ड रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड सीवियर रिएक्शन। व्हाट इज सीवियर रिएक्शन, व्हाट इज मॉडरेट एंड व्हाट इज माइल्ड? तो माइल्ड में हमारे क्या होगा? सिम्टम बिगिन विद इन 2 hours ऑफ एक्सपोजर। यहाँ पे 2 घंटे एक्सपोजर में ही हमारे सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे। कैरेक्टराइज बाय फुलनेस इन द माउथ, ए वार्म सेंसेशन, स्वेटिंग, क्लेमिंग स्किन, पेरिफेरल tingling and nasal congestion। एंड मॉडरेट में हमारा आएंगे इन एडिशन टू milder symptoms, itching, anxiety, warmth and flushing may occur। Okay, and whereas severe reactions are abrupt onset, onset यानी कि symptoms of produced with bronchial spasm, laryngeal edema, dyspnea, cyanosis and fall in blood pressure।
कार्डियक अरेस्ट एंड कोमा में फॉलो, मीन्स ये सब भी आ सकते हैं. Now, talking about treatment, what is treatment for this anaphylaxis? So, epinephrine, antihistamine, and corticosteroids. Treatment of choice. ट्रीटमेंट में हम प्रोवाइड करेंगे एपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिन, एंड corticosteroids. ठीक है. एंड आईवी फ्लूइड्स देंगे हम vasopressor agents and volume expanders to maintain blood pressure, corticosteroids and aminophylline to improve airway patency, and management करेंगे establish patient airway and maintain ventilation. In management, we provide patient airway and maintain ventilation. Ventilation. Okay. And maintain patient IV assist and administer epinephrine, antihistamine, and vasoactive drugs, dopamine to improve cardiac output, corticosteroids and vital sign monitoring. ये भी हम करते रहेंगे. All the nursing responsibilities हमको सारी निभानी है भाई. And now we have types of पेरेंट्रल सॉल्यूशंस जो कि हम प्रोवाइड करेंगे. टाइप्स कौन कौन से होते हैं इस पे बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ पेरेंट्रल solution. That is type 1 is isotonic solution, and hypotonic solution, and last is hypertonic solution. Okay, इसमें हम आइसोटोनिक में हम NS with an example RL and 5% dextroke in water. Example. Okay, and we have hypotonic solutions, so half normal saline, half NS, and 0.45% sodium chloride. NaCl भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डेक्सट्रोज हमें देना 5% इन नॉर्मल सलाइन, यानी कि DNS प्रोवाइड कर देंगे हम. DNS 10% डेक्सट्रोज इन वाटर and 3% sodium chloride. ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारा खत्म होता है एनाफाइलैक्सिस. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ टॉपिक्स जो मैं लिख देता हूँ आपको. फर्स्ट इज एडिमा,
ओके, इसमें हम ग्रेडिंग भी पढ़ेंगे एडिमा की कौन कौन सी होती है, ठीक है। एंड उसके बाद हम करेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस। ओके, और इसको भाई लिख के रखना, ठीक है, कभी आपको दिक्कत हो कि कब है क्लास। वैसे तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना भाई आप सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, इलेक्ट्रोलाइट में हम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सब के बात करेंगे। एंड उसके बाद हेम्ब्रेज पे बात करेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं हमारे जो अभी रह रहे हैं इसमें। उसके बाद हमारी एमएसएन लगभग कंप्लीट ही है, एक दो टॉपिक और है। इमरजेंसी नर्सिंग, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ केयर, ठीक है, एंड प्रायोरिटाइज ऑफ केयर एंड ट्राइज कैटेगरीज, कॉमन इक्विपमेंट इन क्रिटिकल केयर एरिया, उन पर बात करेंगे। सो आई नीड टू know everything you have done in this series, and you have to know about each and every aspect of revision purpose, and you have to subscribe to our channel for the more updated videos। and एक चीज और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बताना भूल गया था कि अब जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्टार्टिंग से एक सीरीज तो नहीं आएगी, एक क्लासेस के तौर पे उनका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए इस पर वर्क करने वाला हूँ। तो जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सोशियो साइकोलॉजी चलेगी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में, तो उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। और प्लेलिस्ट के दौरान आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्लेलिस्ट में हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी की होगी, सेकंड सोशियो साइको की, तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट होगी, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।